हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने पल्स के बारे में बात किया था, उसी प्रकार आज मैंने रेस्पिरेशन के बारे में बात किया है। तो आप देख, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ ब्रीथिंग का ये 5वीं क्लास है एंड वाइटल साइन की यह थर्ड पार्ट है। वाइटल साइन का ये थर्ड पार्ट है। ओके, तो आज के वीडियो में मैं रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार डिफिनीशन आप एक बार सुन लीजिए। यह एक ऐसी प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें हम O2 को इनहेल करते हैं यानी बॉडी के अंदर लेते हैं एंड CO2 को एक्सहेल करते हैं यानी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम रेस्पिरेशन में O2 को इनहेल करते हैं यानी अंदर लेते हैं एंड CO2 को एक्सहेल करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं, आउट करते हैं बॉडी से, एंड O2 को इनहेल करते हैं यानी कि बॉडी को अंदर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ कि रेस्पिरेशन जो होता है जिसके अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें हम गैसेस में O2 को लेते हैं एंड CO2 को बाहर निकालते हैं। यही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं। तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं मेनली। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, यानी कि इसके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेस का जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंजेज होता है, वह लंग्स एंड ब्लड के बीच होता है। तो इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसमें जो गैसेस का आदान प्रदान होता है वो ब्लड एंड टिश्यू के बीच होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हो गई और ये हमारे टिश्यू हो गए। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि O2 को अंदर, O2 को यहाँ से ब्लड एंड टिश्यू के बीच में O2 का आदान प्रदान हो रहा है। O2 अंदर आ रहा है टिश्यू की ओर और टिश्यू से जो CO2 बाहर की तरफ जा रहा है ब्लड वेसल्स में। तो यही हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे लंग्स की जगह ना आप यहाँ पे एल्वियोलाई भी समझिएगा। एल्वियोलाई जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच होता है, यानी कि यहाँ पे आप लंग्स के बीच में, ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, ये हमारे लंग्स हो गए। यहाँ पे छोटी छोटी एल्वियोलाइज होती हैं, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई। तो ये लंग्स एल्वियोलाई हो गया और आपके ये ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ब्लड वेसल से CO2 अंदर की तरफ गया और ये जो सॉरी यहाँ से CO2 बाहर की तरफ आया, यहाँ से O2 अंदर की तरफ गया, यानी लंग्स एल्वियोलाई की तरफ O2 गया और लंग्स एल्वियोलाई से ब्लड वेसल की तरफ CO2 बाहर निकला। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया और हमारा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन यहाँ पे बता दिया मैंने। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रेस्पिरेटरी आर्गन्स हैं, जिसके अंदर नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई हो गई। ठीक है, यही हमारी छोटी छोटी एल्वियोलाई होती हैं, टीनी एयर सैक होती हैं, एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और बात बता देते हैं आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक इंस्पिरेशन होता है, एक एक्सपायरेशन होता है। एक इंस्पिरेशन हो गया, एक एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस को अंदर की तरफ लेना, सांस लेना। ठीक है, और ये होता है सांस छोड़ना, सांस बाहर छोड़ना या निकालना। ठीक है, इंस्पिरेशन एक तरीके की एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये एक्सपायरेशन एक तरह की पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें एनर्जी की नीड होती है। और एक्सपायरेशन में इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, एनर्जी की नीड नहीं होती है। ठीक है, और एक तरीके से आप इस तरह से आप समझिए कि इसमें टोटल आप एक तरीके से समझिए कि एक रेस्पिरेटरी जो साइकिल होती है ना, तो उसके अंदर टोटल 5 सेकेंड का समय लगता है। तो इंस्पिरेशन के अंदर 2 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं।
एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड का समय लगता है। तो इस प्रकार से ये सांस लेना और सांस छोड़ना जो हो गया, एक बार हमने सांस लिया, एक बार हमने सांस छोड़ा, तो दोनों में जो लगा समय है हमारा 5 सेकेंड है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि वन रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर लगने वाला जो समय होता है वो 5 सेकेंड होता है। यानी कि एक जो रेस्पिरेटरी साइकिल होती है वो 5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि इंस्पिरेशन में 2 सेकेंड लग गया और एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड, यानी टोटल हमारा 2 और 3 5 सेकेंड हो गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इसके अंदर देखा गया है कि द नंबर ऑफ रेस्पिरेशन इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर हम कितना नंबर ऑफ रेस्पिरेशन हम लेते हैं वही हमारा रेस्पिरेशन है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एज के अनुसार दिया गया है कि एक बर्थ के अंदर कोई बच्चा अगर एट बर्थ पे है तो वो 1 मिनट के अंदर कितना सांस लेगा, इन्फेंट है तो कितना लेगा, अगर एडल्ट पर्सन है या फिर ओल्ड पर्सन है तो वो 1 मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ रेस्पिरेशन लेते हैं, तो वो देख लेते हैं। इसमें एट बर्थ पे कितना होता है कि 35 ब्रीथ पर मिनट होता है। अगर रेंज के अंदर बात करें तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, यहाँ पे ब्रीथ होता है BREATH। ठीक है, ब्रीथ पर मिनट। ठीक, और इन्फेंट यदि है तो वो 30 ब्रीथ पर मिनट लेता है। और रेंज के अंदर बात करें तो 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट। एडल्ट के अंदर बात करें तो 16 ब्रीथ पर मिनट होता है एवरेज के अंदर। रेंज के अंदर बात करें तो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये टोटल नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन की नॉर्मल वैल्यू बताई गई है। नेक्स्ट है ओल्ड एज के अंदर 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट। आप नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लांगाटा, यानी जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वह हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, इस अब अलग अलग रेस्पिरेटरी टर्म्स दिए हुए हैं, अब उनके बारे में जान लेते हैं। जिसके अंदर पहला है डिजनिया। डिजनिया क्या होता है कि द डिफिकल्ट लेबर्ड पेनफुल ब्रीदिंग। ठीक है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आना या दर्द, जब सांस लेते हैं तो उसके अंदर कठिनाई महसूस होती है या फिर उसमें जब दर्द महसूस होता है या फिर श्रम साध्यता होती है तो उस कंडीशन को हम डिस्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है कि ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स बाय रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है कि तेज व गहरी सांस लेने से फेफड़ों का अत्यधिक फैलाव हो जाता है। ठीक है, यानी कि रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग मतलब तेज हो गया, डीप मतलब गहरी सांस लेने से जो फेफड़े होते हैं ओवर एक्सपैंड हो जाते हैं, यानी अत्यधिक फैल जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपो वेंटिलेशन। हाइपो का मतलब कम होता है, यहाँ पे हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। यहाँ पे ओवर एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स होता है, हाइपो वेंटिलेशन में अंडर एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स का थोड़ा सिकुड़ जाता है। ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय स्वेलो ब्रीदिंग। यहाँ पे हो गया, यानी अंडर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलो ब्रीदिंग। ये क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन, यानी फेफड़ों का अपर्याप्त विस्तार होना, जिसकी विशेषता होती है कि स्वेलो ब्रीदिंग लेना है। यानी कि जब लंग्स थोड़ा सा अंडर एक्सपेंस होते हैं तो उसकी वजह से सांस जो होती है धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है हाइपर इप्निया। हाइपर का भी मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, हाइपर इप्निया का मतलब होता है डीप ब्रीदिंग, यानी गहरी सांसें लेना। नेक्स्ट है यूपनिया। यूपनिया से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, डिस्निया से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से इस क्लास से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे बहुत एकदम बेहतरीन टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपनिया क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी सामान्य जो श्वसन होता है उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में यूपनिया बोलते हैं। ठीक है, यू जहाँ भी लग जाता है तो उसका मतलब नॉर्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टैकीपनिया। टैकीपनिया का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन मोर देन 24 रेस्पिरेशन पर मिनट, यानी कि जब 1 मिनट के अंदर कोई भी पर्सन 24 ब्रीथ पर मिनट से भी ज़्यादा रेस्पिरेशन कर रहा है तो उस कंडीशन को हम टैकीपनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेडीपनिया। ब्रेडीपनिया क्या होता है कि रेस्पिरेशन लेस देन 10 रेस्पिरेशन पर मिनट। इसके अंदर क्या होता है कि कोई पर्सन यदि 1 मिनट के अंदर 10 रेस्पिरेशन पर मिनट से भी कम ले रहा है तो उस कंडीशन को ब्रेडीपनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है कि द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, यानी कि जब ऊतकों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपो का मतलब कम होना होता है। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया ईमिया जहाँ वर्ड आ जाता है वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपो का मतलब कम हो गया, मिया का मतलब है ब्लड में, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यानी O2 की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है कि द ब्लूइश स्किन डिस्कलरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू को हम हाइपोक्सिया बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं।
ठीक है। हाइपोक्सिया यानी कि हाइपोक्सिया के कारण स्किन का जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर का देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम साइनोसिस बोलते हैं। यानी कि साइनोसिस में हमारा जो स्किन का कलर है वो नीला पड़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, उस कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एपनिया। एपनिया का होता है कंप्लीट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जब हमारी जो रेस्पिरेशन होती है वो पूर्ण रूप से रुक जाती है, तो उस कंडीशन को एपनिया बोलते हैं। ठीक है। ए फॉर जो होता है यहाँ पे अब्सेंस होता है, यानी रुक जाना, अब्सेंट हो जाना। चेन स्ट्रोक इंस्पिरेशन क्या होता है? तो द रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम वेरी डीप टू वेरी शैलो ब्रीदिंग एंड टेम्पोररी एपनिया। इसके अंदर क्या होता है कि श्वसन का लयबद्ध उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इसमें, जो कि एक गहरी सांस से लेकर के बहुत शैलो यानी कि बहुत धीमी सांस तक होता है, और इसके अंदर टेम्पोररी एपनिया यानी कि अस्थायी एपनिया देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थोपनिया। आर्थोपनिया क्या होता है कि एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। आर्थोपनिया क्या होता है कि इसमें केवल कोई भी पर्सन केवल सीधी बैठने की अवस्था में या फिर खड़े होने की स्थिति में ही श्वसन कर पाता है, उस कंडीशन को आर्थोपनिया बोलते हैं। या तो अपराइट सिटिंग पोजीशन, यानी जैसे आप अपराइट पोजीशन में बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं, तभी आप सांस ले सकते हैं, या फिर स्टैंडिंग पोजीशन जब आप खड़े हैं तभी आप सांस ले सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उस कंडीशन को आर्थोपनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सफैक्सिया। यह क्या होता है कि द स्टेट ऑफ सफोकेशन, यानी कि यह घुटन की अवस्था होती है, उस कंडीशन को एक्सफैक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है बिटॉट रेस्पिरेशन। बेटआउट रेस्पिरेशन क्या होता है कि स्वेलो 2 to 3 रेस्पिरेशन फॉलोड बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। बेटआउट रेस्पिरेशन क्या होता है कि उथली 2-3 सांसें लेना, यानी कि धीरे धीरे 2-3 सांसें लेना, उसके बाद अनियमित अवधि का एपनिया होने लगता है। इसके अंदर यानी कि 2-3 हम स्वेलो रेस्पिरेशन करते हैं, उसके बाद इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, यानी कि जो एपनिया का जो पीरियड होता है वो इरेगुलर हो जाता है। नेक्स्ट है कुस्मॉल रेस्पिरेशन। कुस्मॉल रेस्पिरेशन कब क्या होता है कि रेगुलर बट इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि इसके अंतर्गत जो होता है कुस्मॉल में श्वसन की जो रेट होती है और जो गहराई होती है, यानी कि जो रेट है और डेप्थ है वो तो रेगुलर होती है, बट इसमें जो श्वसन की दर होती है वो तो रेगुलर होती है, लेकिन जो इसकी श्वसन की जो रेट होती है वो तो रेगुलर होती है, बट जो रेगुलर बट इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो तो रेगुलर होता है, यानी श्वसन की जो दर है, श्वसन रेगुलर है, बट श्वसन की दर और जो गहराई होती है वो नियमित होती है लेकिन बढ़ी हुई रहती है। इसमें ऐसे समझिए कि जो रेस्पिरेशन की जो रेट है और गहराई, यानी कि दर और जो गहराई होती है वो रेगुलर होती है लेकिन थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है। ठीक है, समझ गए होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट है साई। साई का मतलब होता है कि आह भरना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि गहरी सांस लेना, फिर लंबी समय तक सांस को छोड़ना। इसके अंदर पहले हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं, फिर उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद हम सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सांस बांध के रखना ना, आहें भरना। नेक्स्ट देख लेते हैं एबनॉर्मल साउंड क्या क्या होते हैं रेस्पिरेशन में। इसमें पहले देखते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड कब आता है और मतलब कैसा होता है। पहला है स्टैडो साउंड। स्टैडो साउंड जो होता है क्या होता है कि द वेरिएशन थ्रिल हर्श साउंड ड्यू टू अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एग्जाम्पल लेरिंजाइटिस। जो स्टैडो जो साउंड होता है यह जो होता है कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि यह जो अपर एयरवे होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से होता है। उसके कारण जो साउंड होती है वह तीखी और कर्कश हो जाती है, यानी कि अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से पनयुक्त और तीखी और कर्कश ध्वनि सुनाई देना, ये हमारा स्टडर साउंड होता है, जो कि लारिंजाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड जो होती है हाई पिच व्हिस्लिंग साउंड लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एग्जाम्पल अस्थमा। यानी कि ये जो स्टडर साउंड होती है वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण देखने को मिलती है, और ये जो होती है लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण देखने को मिलती है, लेकिन इसमें जो होती है तेज सीटी जैसी आवाज़ आती है। इसमें जो होती है हाई पिच सीटी जैसी आवाज़ व्हिस्लिंग साउंड सुनाई देती है, इसको हम व्हीजिंग बोलते हैं। व्हीजिंग साउंड ये एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है, तो अस्थमा के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेल साउंड। रेल साउंड क्या होता है कि द बबलिंग साउंड स्लैश रेटिंग साउंड ड्यू टू म्यूकस इन एयर पासेज, एग्जाम्पल निमोनिया। रेल साउंड जो होती है निमोनिया की कंडीशन में देखने को मिलती है। ये जो होती है वायुमार्ग में बलगम के कारण होने वाली बुदबुदाहट या फिर आवाज़ होती है, यानी कि इसमें जो होता है एयरवे जो पासेस होते हैं ना उसके अंतर्गत उसके अंदर जो होता है म्यूकस फील होने की वजह से ये रेल साउंड सुनाई देती है, जो कि एक तरह की बबलिंग साउंड होती है, या निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें कि एयरवे पासेस में म्यूकस फील हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर ईच 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इन ब्रैकेट 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज इक्वल टू 7 to 10 बीट्स पर मिनट पल्स इंक्रीज, यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री तापमान, यानी प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ाने के लिए
जो हमारी पल्स होती है वो 7 से 10 बीट्स पर मिनट जो पल्स होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो 7 से 10 बीट्स पर मिनट पल्स जो होती है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, फॉर ईच 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज इज इक्वल टू 4 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन इंक्रीज, यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 4 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, फॉर ईच 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज इज इक्वल टू 7% ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज, यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ 7% ऑक्सीजन जो कंजप्शन होती है वो इंक्रीज जाती है। यानी कि जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 7 से 10 बीट्स पर मिनट पल्स इंक्रीज होती है। जब 1 डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है तो उस टाइम 4 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि नॉर्मल 16 से 20 होता है तो उसमें 4 और बढ़ जाएगा जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट है, जब 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंतर्गत 7% जो ऑक्सीजन कंजप्शन की डिमांड होती है वो 7% इंक्रीज हो जाती है। यानी जैसे फीवर आ गया उस कंडीशन में अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो उसके अनुसार आप जोड़ लीजिए कि जब भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो उसमें ऑक्सीजन कंजप्शन होती है वो 7% इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज 13% ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज, यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पे 7% ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट जब बढ़ेगा तो यहाँ पे 13% ऑक्सीजन कंजप्शन हमारे शरीर के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बस यहाँ से अब खत्म हो गया है रेस्पिरेशन। टोटल आई होप सभी को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया हुआ है इसमें। ठीक है, रेस्पिरेशन होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसकी एबनॉर्मल साउंड क्या क्या होती हैं, किस कंडीशन में एबनॉर्मल साउंड आती हैं, किस वजह से आती हैं, है ना। सबको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। कुछ मेडिकल टर्म्स से उसके बारे में भी मैंने बता दिया। नॉर्मल जो ब्रीदिंग, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होती है यहाँ पे उसको भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है। आई होप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले ये बेहतरीन कंटेंट के बारे में। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक रेगुलर पहुँचती रहे और हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें ताकि आप जितनी भी रेगुलर वीडियो हैं आप तक पहुँचती रहेंगी, है ना। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि जो भी डाउट हो क्लियर हो सके। और अगर डाउट होता है किसी प्रकार का तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मतलब हेल्प करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।